अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद अंदलीब और मैं इस वक्त मौजूद हूं हसनात मलिक साहब के साथ। हसनात मलिक साहब के साथ हमने पहले भी एक स्टोरी की थी। आज इन्होंने स्टोरी की है कि पाकिस्तान में किस तरह से जो है एक ज़बरदस्त अदालती निज़ाम में खामोश इनकलाब आया है, जिसको अनफॉर्चुनेटली शायद उस तरह से मीडिया ने हेडलाइन नहीं बनाया या उसको उस तरह से पजीराई नहीं मिली या जिस तरह से उसको दिखाना जाना चाहिए था कि ये पाकिस्तान का जो मुस्बत पहलू है, किस तरह से इदारे जो है वो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं और किस तरह से कितनी बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं अदालती निज़ाम में। वो खामोश अदालती निज़ाम या जिसमें एक इनकलाबी तब्दीली रोनमा हुई है जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब के दौर में, वो क्या है, उसकी खदोखाल क्या है, वो आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं हसनात मलिक साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा कि आज आपने खबर भी की है फ़ाइल कि किस तरह से जो है ये खामोश इनकलाब आया और इसके खदोखाल क्या हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं। जी आबिद साहब, बेसिकली ये मॉडल कोर्ट्स का जो क्या कहते हैं कंसेप्ट है, ये जो हमारे चीफ जस्टिस हैं आसिफ सईद खोसा, जो मेरे ख्याल है क्रिमिनल साइड जो फौजदारी मुकदमात के माहिर जज हैं, और कई लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में यानी चंद ही एक दो जज हैं जो इस काबिल हैं जो फौजदारी क्रिमिनल जो साइड जो है उसको इतना ज़्यादा उन पर ग्रिप हासिल है। और ये आपने देखा भी कि किस तरह उन्होंने पनामा के केस में भी किस तरह एक ऐसा मामला जो इसमें शरीफ ख़ानदान ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े वकील किए, 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ रुपए फीस दी, और उस मामले में देखा जाता था कि जी, और ये भी था कि पाकिस्तान की तारीख में भी, ये भी मैं आपको बताऊं, 92 से लेके 92 से लेके 2015-16 तक कभी भी शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ फैसला नहीं आया था। ये तारीख बता रहे हैं आपके तकरीबन 2 दहाइयों में 20 से बड़े हम ये देखें, मैं इस चीज़ में अपने भी मेरे भी कंसर्न होंगे उनके ट्रायल में जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जितना जुडिशरी ने इनको यानी शरीफ ख़ानदान को रिलीफ दिया, इतना पाकिस्तान की किसी पोलिटिकल पार्टी को, किसी एलीट को नहीं मिला। देखा जाए तो अब देखें ना, इसको मैं आपको बताऊं 92 से स्टार्ट हो जाए तो इनके मामलात जो इवन एक दफ़ा आए कि जी इनके जो चलान थे मुख्तलिफ केसेस में, वो रिट में हाई कोर्ट ने जो है वो सेट असाइड कर दिए, क्वेश कर दी। मतलब ये सिंपल बताएं अगर हमारे नाज़रीन को कि मतलब बिल्कुल फारिग कर दिए, उड़ा दिए इनके खिलाफ। मतलब 90 से फिर इनकी असेंबली जो है, कभी नहीं होता था कि पाकिस्तान में जब असेंबली टूटती तो उसको बहाल किया जाता, लेकिन यहाँ अच्छा या जो भी जो इनकी मतलब जुडिशरी ने इनके हक़ में किया। फिर इसके बाद अगर देखें तो जब ये बाहर चले गया या बाहर वापस आए तो कौन लाया? जुडिशरी लाया। फिर इफ्तिखार चौधरी के जो 5 साल थे उसमें अगर देखें तो इनको जितना रिलीफ मिला, जिस मामले पे भी मियाँ साहब गए, ख्वाजा आसिफ गए, उनको धड़ाधड़ जो है इफ्तिखार चौधरी ने रिलीफ दिया। उस वक्त तो जरदारी साहब को जितना टफ टाइम नून लीग ने दिया, यानी उन्होंने चेयरमैन नैब लगाया तो PMLN चली गई कोर्ट में, उनको रिलीफ मिला। इसके अलावा कोई हुआ वो रेंटल पावर में ख्वाजा आसिफ चले गए। अगर देखा जाए तो पूरे जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को अगर किसी ने चलने नहीं दिया था, वो हम ब्लेम करते हैं इफ्तिखार चौधरी साहब को, लेकिन उन पे कौन था पीछे, कौन लेके जाता था? मुहर्रिक जो थे वो नून लीग थी। और इसमें अब मेमो गेट देखें जिसमें पूरी पार्टी चली गई, वो वहाँ टाई लगा के। इसके अलावा उसके बाद आप देखें मियाँ यानी इफ्तिखार चौधरी साहब की रिटायरमेंट के बाद ऐसे ऐसे मामलात में इनको रिलीफ मिले, बड़े बड़े रिलीफ मिले। अभी जब पहला धरना हुआ, जब इसहाक अखवानी का केस था इधर, जिसमें कहा गया कि जी नवाज शरीफ साहब ने गलत बयानी की, यही जज साहब थे, इन्होंने उनकी पिटीशन डिसमिस की इसहाक अखवानी PTI की, और अब नवाज शरीफ को कहा कि एल हैं और 62-63 एक वेग टर्म है। लेकिन जब पनामा आया तो पनामा में ये मेरी असेसमेंट है कि यही चीफ जस्टिस जिनकी बात मैं कर रहा हूँ आसिफ सईद खोसा, इनको चाहे जो भी हम कहें, लेकिन एक इनमें है कि ये वो काम करते हैं जो इनके है कि ये एडवेंचर कि कोई और ना करे। जैसे मुमताज़ कादरी में फ़ैसला दिया, मुश्किल फ़ैसला था। आसिया बीबी का फ़ैसला मुश्किल फ़ैसला था। अपने जजेस के ख़िलाफ़ शौकत सिद्दीकी के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना मुश्किल फ़ैसला था। मुज़ैर नकवी के ख़िलाफ़ जो अभी भी लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उनके खिलाफ फ़ैसला किया, मुश्किल फ़ैसला था अपने कुलीग जज। ज़ाहिर है एक कम्युनिटी होती है वो खिलाफ हो जाता है। इनके बारे में मेरी उस वक्त भी थी कि ये जब बेंच में बैठे हैं पनामा में तो फ़ैसला आएगा। तो फिर हमने देखा कि वो बड़े बड़े वकील एक साइड पे थे, तो अगर ये खोसा साहब ने वो अगर वो आप पूरी देखें पहली एपिसोड देंगे 20 अप्रैल तक, तो एक सिवाय खोसा साहब थे जो उन्हें कहते थे कि यार मनी ट्रेल दो और बताओ कहाँ है फिर ये चीज़ है। उसके बाद जो मामला आया उसमें और जजेस के साथ वो तो नून लीग की अपनी हमाकतें थी कि उन्होंने उन जजेस के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा वो जो मीडिया कंपेन की कि वो जजेस फिर वो भी इंसान थे, वो भी कंपेल हो जाते हैं, कंपेल हो गया कि जी हमने, आप देखें 20 अप्रैल में 5 जजेस से सिवाय खोसा साहब और गुलजार साहब ने नायल किया, 3 जजेस ने मामला रेफ़र कर दिया DIT, और नून लीग ने मिठाइयाँ बांटी थी।
उसके बाद बजाय इसके कि वो उन्होंने उन जजेस को टारगेट करना कि GITB जी इन्होंने ऐसे बना दी, व्हाट्सएप पे बना, उन जजेस ने जिन्होंने खोसा साहब की जजमेंट को एंडोर्स नहीं किया उनके खिलाफ टारगेट, उसका फिर नुकसान हुआ नून लीग को और अभी तक हो रहा है। एक जुडिशरी में एक जज जो है वो उनके खिलाफ खड़े थे, सारे जज उनके किसी न किसी तरह भी यानी नून लीग के लोग कहते थे कि जी साकिब निसार ये तो हमारे खिलाफ जजमेंट नहीं करेंगे, और ये सामने आ रहा था कि उन्होंने मतलब ये है कि वो न्यूट्रल रहे, लेकिन जब उनको इतना कंपेल किया कि फिर वो आखिर में जब उन्होंने आखिरी साल में जुडिशल एक्टिविज्म किया और ये मामला थे, तो ये सारी हमाकतें नून लीग ने खुद की। और इसमें तो ये एक जो मैं कह रहा था ना खोसा साहब का कि ये उस वक्त भी थे कि जी एक फ़ैसला, फिर इनके जो ससुर नसीम हसन शाह उन्होंने भी बड़ी वो नवाज शरीफ के हक़ में बड़ा फ़ैसला, ये एक चीज़ होती है। ये दो इन्होंने ये चीज़ थी कि जी इस जो एलीट है, जुडिशल एलीट नहीं पोलिटिकल एलीट, इसका एहतसाब एक दफ़ा तो करना है कि सामने तो आना है कि जब नैब भाग गई, FIA भाग गई, किसी ने पनामा को हाथ नहीं लगाया तो हम देखेंगे। और वो उन्होंने उसमें इस तरह की एक फ़ैसला लैंडमार्क दिया। मैं अब भी कहता हूँ कि जो उनका फ़ैसला है, चाहे आप माने ना माने, वो एक फ़ैसला जो है वो एक रीजनिंग लॉजिक पे है कि आपने खुद कहा ये है वो ज़रा है, लेकिन जब आपने प्रूव नहीं किया आपने झूठ। आज उन्हीं खोसा साहब ने एक बड़ा अदालती निज़ाम में एक इनकलाब लाया है जिसको मॉडल कोर्ट्स कहा जाता है, जिसको शायद उस तरह से मीडिया ने कवर नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल वो मॉडल कोर्ट का कंसेप्ट भी बोला है क्रिमिनल्स। मॉडल कोर्ट का कंसेप्ट क्या है कि हर ज़िला में एक जज जो है वो एडिशनल सेशन जज हैं, उनको डिप्यूट किया गया कि वो क्रिमिनल मर्डर केस और नारकोटिक्स के केस उन पे होंगे, वो यानी वो उनको एडजुडिकेशन करेंगे, उनको डिसाइड। वकला जो है वो जो है ना उसको लंबा नहीं करेंगे, एक दोनों पार्टीज़ के वकला की मीटिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद डॉक्टर या जो भी और मामले उन स्टेक होल्डर, और वो बता दिया जाएगा कि इस दिन से एविडेंस रिकॉर्ड होंगे, उसमें कोई डिले नहीं होगा। और वकील जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में एग्जाम्प्ट होंगे। अगर उनका केस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में है तो वो बता सकते हैं कि हम मॉडल कोर्ट में बिजी हैं, तो उनको कोई अदालत नहीं पूछ सकती। मतलब वो प्रेफरेंस की बुनियाद पे मॉडल कोर्ट्स को वकील सारे उधर पेश होंगे बजाय सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट में पेश होंगे। अब कुछ बता सकते हैं कि कितने इस वक्त लिटिगेशन के कितने केसेस ये डिसाइड हुए इस क़याम के बाद, या ओवरऑल कितने मुकदमात हैं जो पेंडिंग हैं? देखें ना, अब इसमें ये तो नहीं पता कि ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जी 1 अप्रैल से लेके अब तक यानी 33 दिन वर्किंग थे, 20 जुलाई तक, 20 मई तक, जिसमें 1577 मर्डर ट्रायल कंक्लूड हुई है। ठीक है, ट्रायल सिर्फ कत्ल के 33 दिनों में 1500 मुकदमात, 1500 से ज़्यादा, 1577 से ज़ायद जी। अब तो मेरे ख्याल है 1600-1700 तो 3 दिनों में हो गए ना, तो कुल जो था ये मर्डर ट्रायल कंक्लूड हुई है। और 2496 जो है नारकोटिक्स के केसेस में, वो भी उनमें भी ट्रायल कंक्लूड हुआ, सजाएं हुई, जो भी हुआ वो। इंसाफ के लिए नाज़रीन ये बात की जाती है कि इंसाफ जो है वो फौरी हो, जगह पे हो, सस्ता हो। अब इससे बड़ी एग्जांपल शायद पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं मिलती। सर, आप कमिटी मर्डर केस वैसे बताते हैं कि 3-4 साल लग जाते थे एवरेज। बिल्कुल, हम भी खुद इनकी अदालत में भी देखते थे कितने सालों पुराने केसेस आते हैं। लेकिन अब जो ट्रायल मैं कह रहा हूँ, ट्रायल इतना लग जाता था, लेकिन ये ट्रायल जो है उन्होंने मतलब अभी देखा है 2019 के केसेस, बंदा कत्ल हुआ है तो अभी उसका फैसला भी हो गया है नीचे। इतनी बड़ा यानी ये मामला है कि वो केस और बहुत सारे केस हैं जो इतनी जल्दी हो गए, और बताया जा रहा है कि 6 ज़िलों में मर्डर केस ख़त्म हो गए। मतलब पाकिस्तान के 6 ज़िलों में जो मर्डर केसेस इल्तवा का शिकार थे, जो बरस से लोग आते थे। एक दफ़ा हमने इस पर एक और स्टोरी भी की थी कि ये भी एक बोझ होता है अदालतों पे, जितने पुराने केसेस होते हैं इनकी, लोगों की कुछ कहीं किसी की फैमिली होती है, किसी की बीवी बूढ़ी हो रही होती है, बच्चे बीमार होते हैं, हज़ार मसाइल होते हैं लोगों को। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये जो आपने एग्जाम्पल मतलब ये बताया है, ये जो अपनी चीज़ें कोर्ट की हैं, मेरे ख्याल में ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है। नहीं, वो यही मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूँ कि इसमें 6 ज़िलों में पहले 116 मॉडल कोर्ट थी पूरे पाकिस्तान में, हर ज़िला में पहले 116 थी, अब 110 काम कर रही हैं, 6 ख़त्म हो गई क्योंकि दूसरा इस्लामाबाद में जो सुहेल नासिर साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट जो सेशन जज एक मॉडल कोर्ट के हैं, उन्होंने इतनी परफॉर्मेंस दी कि पता चल रहा है, बताया जा रहा है कि 1.5 महीने में जो मर्डर केसेस हैं इस्लामाबाद में वो ख़त्म हो जाए, पेंडेंसी आपकी कैपिटल, फेडरल कैपिटल में ख़त्म हो जाएगी। कितनी बड़ी मतलब ये डेवलपमेंट आप इसको समझते हैं, इसकी पब्लिक इंपॉर्टेंस कितनी है? बिल्कुल, देखें मसला ये है कि ये एक ऐसा मामला है कि मर्डर, ये जो भी किसी मामला होता है, ये 4-4 साल
वकीलों की जो है बड़ी फीसें भारी भरकम फैमिली अजीज का शिकार होती है, कब इंसाफ मिलेगा, जज बिक जाएंगे, वकील बिक जाएंगे, बड़ी बड़ी फीसें देने अब पड़ती हैं। इसमें 17,000 विटनेस को एविडेंस रिकॉर्ड में, ये ऐसे ही नहीं कि उनकी मतलब 33 दिनों में 17,000 नाजरीन विटनेसेस जो हैं वो रिकॉर्ड हुए, लेकिन ये भी आपको नजर नहीं आएगा मीडिया पे कहीं भी। एविडेंस रिकॉर्ड हुई है और उस पे जो है यानी इतनी 1577 जो है इसमें हुई, और इसमें जो है वो कोई 128 लोगों को फांसी हुई, 900 इन 33 दिनों में मतलब उनको सजा सुनाई थी। अभी तो मामला हाई कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने मैकेनिज्म बना रहे हैं कि हाई कोर्ट में भी एक मॉडल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी। जो केसेस ऊपर आएंगे वो प्रायोरिटी बेस पे उनको डिसीजन होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रायोरिटी, ताकि ये पूरी जो एक है ना जो सीरीज है जल्दी जल्दी हो के, ताकि जो फौरी सस्ता इंसाफ मिले। अच्छा, एक इस पे थोड़ा सा आ जाते हैं कि इसकी सिविल साइड पे भी आता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप ये समझते हैं कि एक तसर कायम हो गया था कि जो है खोसा साहब शायद वो बहुत ज़्यादा हो गए, तो लेकिन जितना बड़ा ये काम जिस तरह से आप ये बता रहे हैं, इसकी कोई नज़ीर? उनका जो था ना, उनका सारा था कि जी अदालती निज़ाम, और अदालती निज़ाम में पर्टिकुलर उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि उनको ग्रिप इस पे है फौजदारी मुकदमात, उन्होंने फोकस जो किया वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे है। फौजदारी जो मर्डर, नारकोटिक्स, ये इस किस्म के जो केसेस थे इन पे फोकस था, और इसमें वो बड़े सक्सेसफुल हैं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 200-300 क्रिमिनल अपील्स रह गई हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी मुकदमात ना होने के बराबर हो जाएंगे 2-3 महीनों में। इसके अलावा अब जिस तरह ट्रायल कोर्ट में भी उन्होंने ये मामला शुरू कर दिया जल्दी जल्दी, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मेरे ख्याल। लेकिन ये अब सिर्फ क्रिमिनल साइड पे, असल जो मामला आएगा वो आएगा सिविल साइड पे। ये मेरा सवाल था आपसे कि उसके लिए जो बताया जा रहा है कि ईद के बाद ये कुछ सिविल साइड पे भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक जज जो है वो डिप्यूट होंगे, वो सिविल केसेस की जो कैटेगरी कोई होगी रेंट पे या किसी मामले पे, उस पे भी इसी तरह वो जो जिस तरह मर्डर और नारकोटिक्स, वो भी इसलिए प्रेफरेंस बनेगा, बनाई जाएगी, एक लिस्ट बनेगी, और उसमें वो केसेस के डिसीजन होगा। जिस तरह मॉडल कोर्ट का जो कंसेप्ट है वो सिविल साइड पे भी लेके जाएंगे, और ज़बरदस्त ये काम उधर भी होगा। फिर इस तरह हाई कोर्ट में भी स्पेशल बेंच बनेंगे। तो अब लेकिन इसमें जो बड़ा चैलेंज है ना आबिद साहब, वो ये है कि जी ये इसमें 4,000 लोग एक्विट हुए हैं, बरी हुई हैं। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि पहले भी बरी होते थे इतने लोग ही मर्डर केस में। होता क्या है, जब एक बंदे का कोई आदमी कत्ल होता है तो वो जब कंप्लेंट लिखाने चलता है तो वो फिर मजलूम के बाद जालिम हो जाता है, वो एक बंदे की बजाय पूरे खानदान सबको डालता है बीच में। अब हमारी जुरिस्प्रूडेंस जो खोसा साहब ने वाल की, अगर कहीं कंप्लेंट झूठी हो, मतलब साबित होती है और विटनेस झूठे हैं, तो पूरा केस खत्म हो जाएगा। अगर विटनेस मतलब जो लोग नाजरीन केस दर्ज करवाते हैं उस वक्त उनको बड़ी जो है ना वो बिल्कुल, बड़ी समझबूझ का मुतायरा करना पड़ेगा। पुलिस को भी फ्रांसिक जो है ना चीज़ों पे करना पड़ेगा, जो मतलब डेटा, फ़ोन डेटा, आप देखें मैं हूँ, आप हैं, हम बैठे हैं, हमारा फ़ोन चल रहा है, हमें पता है कि हम कहाँ बैठे हैं, हमारी लोकेशन लोकेट होती है। बिल्कुल। अब ये चीज़ें पुलिस को भी ये साइड पे आना पड़ेगा, बजाय इसके कि पुलिस वो जी 2 विटनेस पेश करे, रिश्तेदार होंगे, कहेंगे हाँ जी मैं गुजर रहा था, ये बंदा वहीं था, इस तरह के जो हैं, तो प्रॉपर विटनेसेस, ये जो झूठ गवाह हम देते हैं, ये ऊपर जाके इन्होंने फिर झूठी गवाहों को भी सजा देना शुरू कर दी। थोड़ा सा उसका भी यही है कि इन्होंने कहा कि जो इस तरह की सजाएं होंगी जिससे उम्र कैद और सजाएं मतलब सजा हो, और उसके लिए भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो अब ये है कि अब जो कंप्लेनेंट है मर्डर केस में या मुख्तलिफ, उसको बड़ा झूठ से इतनाब करना होगा, और जो मिनोअन वाक़या है उसी तरह बयान करना होगा, और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान फ्रांसिक साइड पे फोकस करना पड़ेगा और बड़े मेहनत करनी पड़ेगी, और ये सिर्फ फ़ोन डेटा और ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। प्रोसिक्यूशन को भी जो है वो बड़ा टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा इसके। सर आखिरी सवाल ये बताइएगा कि इसकी कोई टाइम लाइन भी वजह की गई है कि इतने दिन के अंदर जब से केस शुरू हो जाए मॉडल कोर्ट्स में, और इतने दिन के अंदर अंदर इसको कंक्लूड करना है हर सूरत में? ये इस तरह उन्होंने बताया हुआ है कि जी पहले तो ये था कि ये 4 दिनों में आपने ट्रायल ख़त्म कर दिया, लेकिन अब वकला ने बड़ा शोर मचाया कि जी अब ये मामला बहुत जल्दी, क्योंकि अब पता है इसमें ट्रायल जब इतना जल्दी होगा तो वकील हजरात जो हैं उनका मामला फिर किधर गहरी बात, बड़ी बड़ी फीसेज लेते हैं वकला, तो जाहिर है ये भी एक परसेप्शन है। अब इसमें कितनी हकीकत है, कोई लोग वकील तो नहीं मानते, वो कहते हैं कि जी ये जस्टिस जो है ये जो इतनी जल्दी होगा तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी लोगों के साथ, ये उनका कहना था। लेकिन अब जो मेरी पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन से मिली बात हुई, वो कहते हैं अब हमारी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद हमारी जो इससे हुई है चीफ जस्टिस साहब, उसके बाद ये हुआ है कि दोनों वकील जो हैं, दोनों पार्टी, वो मुतफ़िका जो एक शेड्यूल बनाएंगी, उसके बाद जो है वो उस शेड्यूल पे जो है जज जो, और वो सारी मीटिंग के बाद जो है काम शुरू हो जाएगा।
तो अब जो है वो कहते हैं हम मुतमईन हैं और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। यानी वकीलों की कंप्लेंट भी जो थी वो भी ख़त्म हो गई और जज भी जो मॉडल कोर्ट या जो चीफ जस्टिस जो इर्द गिर्द लोग हैं जो सेल बना हुए वो भी सेटिस्फाइड हैं परफॉर्मेंस को। तो ये ओवरऑल ये ठीक जा रही है वर्किंग। लेकिन चैलेंज ये है कि क्या नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस हैं वो इसको कंटिन्यू रखेंगे कि नहीं। ये आपको पता है कि हर चीफ जस्टिस आता है उसकी अपनी पॉलिसी होती है, अपना एक अब जिस तरह साकिब निसार थे उनका एक स्टाइल था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लेकिन जब खोसा साहब आए तो वो ख़त्म हो गई। बहुत डैम वाला मामला था वो कहीं नज़र नहीं आया। तो उनकी एक अपनी प्रेफरेंस है और लेकिन इस पे बहुत सारे लोग अपने घर को हिस्सा अगर बन जाए, घर कोई ठीक करना सो उन पे बड़े इल्जाम लगते थे कि घर को ठीक किया जाए। अभी जब घर ठीक हुआ है तो ये अगले चीफ जस्टिस क्या इसको कंटिन्यू रखेंगे या नहीं, या नेशनल जुडिशियल जो पॉलिसी मेकिंग कमेटी है जिसमें सारे चीफ जस्टिस मेंबर हैं, क्या वो इस मामले को आगे भी इसी तरह चलाएंगे, इसमें मजीद बेहतरी लाएंगे या इसको फाइंड अप कर देंगे। ये बड़ा मामला है क्योंकि खोसा साहब ने तो रिटायर हो जाना है दिसंबर में। थैंक यू हसनात साहब। हमें उम्मीद है नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस होंगे वो भी इस चीज़ को इस तरह से ही कंटिन्यू करेंगे। ये एक बड़ा मसला था, लाखों की तादाद में केसेस जो है पेंडिंग थे, लवाकिन को दशवारियाँ होती थी, वकीलों को भारी फीसेस देनी पड़ती थी। नाज़रीन, ये वो मुस्बत पाकिस्तान है जो आपको कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन आज हमने आपकी हसनात मलिक साहब के तवस्सुत से आपसे शेयर किया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।